स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं सुजाता चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अभिप्रेरणा के बारे में, हमारे अभिप्रेरणा का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके प्रकार, उसके जो प्रभावित करने वाले कारक थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हमारे बचते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन आपको हर टीचिंग एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ठीक है, पहला हम यहाँ पे टोटल 5 सिद्धांतों का जो है डिस्कशन करेंगे। उनमें से पहला होगा हमारा आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, यानी कि नीड हायरार्किकल थ्योरी। किसने दिया था? अब्राहम मास्लो ने दिया था। इन्होंने कुछ आवश्यकताएं बताई थी कि जो व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जो कि मैकडूगल ने दिया था। और इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की बात की थी कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी मूल प्रवृत्तियों से ही अभिप्रेरित रहता है। अंतर्नोद का सिद्धांत, जो कि हल ने दिया था, और इन्होंने यहाँ पे तनाव की बात की थी कि जब कोई कार्य, जब किसी की चीज की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न हो जाता है, और उसी को उन्होंने अंतर्नोद का नाम दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोत्साहन का सिद्धांत। ठीक है, बॉल्स तथा कॉफमैन ने दिया। ज्यादा डिटेल में कुछ इनको ज्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी आवश्यकता है हम उन्हें पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शरीर क्रिया का सिद्धांत, ये दिया था मॉर्गन ने। अब बात करते हैं अपने जो पहला हमारा आवश्यकता का सिद्धांत है, बात करेंगे उसकी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। बात करते हैं अपने पहले आवश्यकता के अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है हमारा, अब्राहम मास्लो के द्वारा ये दिया गया था। इन्होंने इसे आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत का नाम दिया। इसे क्या है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में सबसे ज्यादा ये लोकप्रिय है, और सबसे ज्यादा ये आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे। सबसे ज्यादा लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक है ये, और आपका क्वेश्चन भी इसी से ज्यादा बनता है, अक्सर ये देखने को मिल जाता है। अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो ये पदानुक्रमिक सिद्धांत के नाम से भी आपको बुक्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा, और इसे आत्मसिद्धि का जो सिद्धांत है वो भी कहा जाता है। एग्जाम में 1-2 बार आत्मसिद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक का ही नाम पूछा गया है कि आत्मसिद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। बात करें प्रवर्तक की तो अब्राहम मास्लो ने दिया। इन्होंने कहा, ये मानते थे कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो व्यक्ति की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, सामाजिक आवश्यकताएं हैं, वो उन्हीं से ही जो है कार्य करने के लिए प्रेरित रहता है। इन्होंने आवश्यकताओं को 2 रूप में बांटा कि जो है आवश्यकताएं हमारी 2 रूपों में होती हैं। एक होती है हमारी जन्मजात और एक होती है हमारी अर्जित। जन्मजात जो हम जन्म लेते हैं उसी के साथ हमारे साथ ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो जुड़ी होती हैं। इन्होंने उसमें 3 को रखा, भूख, नींद, प्यास। जो ये हमारी जन्मजात आवश्यकताएं हैं और व्यक्ति पहले इन्हीं को पूरी करने का प्रयास करता है, और जब ये उसकी पूरी हो जाती हैं तब वो अन्य आवश्यकताओं की ओर अग्रसर होता है। अर्जित में इन्होंने रखा, बहुत सारी रखी इन्होंने, रिश्ते नाते, जो हम समाज में निकलकर संबंध स्थापित करते हैं, जो हमारे परिवार से भी रिश्ते होते हैं, तो वो सब रिश्ते नाते इन्होंने अर्जित में रखा। नौकरी होता है, नौकरी जब व्यक्ति जो है अपने धनार्जन के लिए नौकरी करता है, व्यवसाय वो करता है, उसे सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं अपने घर में, उसे घर चाहिए होता है, घर में सारी जो है सुख सुविधाएं संपन्न वो चाहता है, तो ये सब क्या है उसकी अर्जित आवश्यकताओं में उन्होंने रखा है। ठीक है, अगर बात करें आवश्यकता का जो इन्होंने पदानुक्रमिक एक वो रखा है, तो सबसे पहले अगर प्राइमरी स्टेज की बात करें तो दैहिक आवश्यकताओं को इन्होंने प्राइमरी नीड या प्राथमिक आवश्यकताओं में रखा है, कि व्यक्ति जो है अपनी जो शरीर क्रियात्मक, यानी कि जो उसके शरीर से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं पहले उनको पूरी करना चाहता है। जैसे भूख हो जाती है, उसकी नींद, प्यास जो है उसकी, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हमारे शरीर से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो सब आवश्यकताएं वो सबसे पहले पूरी करता है और पूरी करना चाहता है। उसे शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं हम बोल सकते हैं, या हमारी दैहिक आवश्यकताएं भी हम बोल सकते हैं। ये प्राइमरी लेवल इसका इन्होंने कहा है कि ये सबसे निम्न स्तर है। ठीक है, इसको इन्होंने प्राइमरी लेवल कहा है।
इसमें हो जाता है भूख, नींद, प्यास। ठीक है, ये सब इसमें आ जाती है। बात करते हैं जब व्यक्ति अपनी शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर लेता है, तब उसकी जो है सुरक्षात्मक की मांग होती है। इसमें उसे मतलब घर बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे एक ऐसा वातावरण चाहिए होता है जहां पे वो सुरक्षित महसूस कर सके। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, उसकी सुरक्षात्मक मांग हो जाती है। ये द्वितीय स्तर इसका कहलाता है। इसके बाद जब वो सुरक्षात्मक मांग को भी पूरा कर लेता है, तब उसको आत्मीयता यानी कि प्रेम, रिश्ते नाते उसे यहाँ पर चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो इनको उसे प्रेम भावना मिले, उसकी जो है लालन पालन उसका अच्छे से हो, उसकी ये सब चीजें जो है यहाँ पे आत्मीयता की मांग में आ जाती हैं। ठीक है, ये आपका जो थर्ड लेवल हो जाता है इसका। बात करें उपलब्धि और सम्मान मांग की, जो उसका चौथा लेवल है, फोर्थ स्टेज है। आत्मीयता की मांग जब पूरी हो जाती है, जब उसको ये हो जाता है कि मतलब मुझे प्यार करने वाले हैं, स्नेह करने वाले हैं, दुलार करने वाले हैं, तो उसके जो अंदर उसके व्यक्तित्व में एक चीज आ जाती है कि मतलब मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरी जो है उपलब्धियां ऐसी होनी चाहिए कि मतलब मेरा समाज में एक जो स्तर है वो बन सके। तो यहाँ पे उसको सम्मान की इच्छा होती है कि उसका सब जो है सम्मान करे, उसके कार्यों की प्रशंसा करे। तो ये सब यहाँ पे उसका फोर्थ स्टेज में हो जाता है। यहां तक तो जो है मतलब समाज में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब पहुंच जाते हैं, लेकिन जो है आत्म सिद्धि की मांग को इन्होंने हायर लेवल कहा है कि ये सबसे हायर लेवल है, और यहाँ तक बहुत कम लोग जो है पहुंच पाते हैं। जिस प्रकार ये महावीर स्वामी हुए हैं, गौतम बुद्ध हुए हैं, तो इस प्रकार के लोग जो हैं वो आत्म सिद्धि की मांग को पूरा कर पाते हैं। यहाँ पे इंट्रापर्सनल रिलेशन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इंट्रापर्सनल यानी कि अंतरावैयक्तिक, किसी दूसरे के साथ संबंध नहीं, ये खुद को इतना पूरा मतलब पूर्ण रूप से जान चुके होते हैं। अपना जो अंदर निहित जो भी इनका ज्ञान है, इनकी जो भी शक्तियां हैं, उन सबको जान लेते हैं, उनके प्रति बहुत ज्यादा अवेयर ये हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंट्रापर्सनल जो रिलेशन है वो ये क्रिएट कर लेते हैं। इंट्रापर्सनल रिलेशन, अंतरावैयक्तिक संबंध। आप याद कैसे रख सकते हैं, जिस प्रकार भगवान महावीर हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, तो ये क्या है, इन्होंने खुद के ज्ञान की प्राप्ति की है कि हमारे अंदर क्या है और हमारे जो अंदर शक्तियां निहित हैं वो किस प्रकार की हैं, हम उनका किस प्रकार से जो है प्रयोग कर सकते हैं, वो सब जान लेना। जब आदमी स्वामी विवेकानंद हुए तो ये सब क्या है, ये अंतरावैयक्तिक जो है रिलेशन स्थापित करने में कामयाब हुए। इन्होंने आत्म सिद्धि की मांग को जो है प्राप्त किया। तो समाज में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं। यहाँ तक तो जो है सभी लोग ये तो कर ही लेते हैं, क्योंकि आप इन्हें जो है नॉर्मल जो आवश्यकताएं हैं जो हमारी, जिनके बगैर हमारा काम भी नहीं चल सकता, शायद इन्हें हम वो बोल सकते हैं। लेकिन जो आत्म सिद्धि की मांग है वो एक हायर लेवल की जो आवश्यकता है हमारी वो है, और वहां तक सभी लोग नहीं सोच पाते। ठीक है, तो आत्म सिद्धि की मांग को हायर लेवल कहा गया है, और जो दैहिक आवश्यकताएं हैं उसको प्राइमरी जो नीड है वो कहा गया है। ये हायर लेवल की नीड है, हायर नीड। ठीक है, तो जो अब्राहम मास्लो हैं, इनके सिद्धांत को अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना गया है, क्योंकि जो इन्होंने सिद्धांत दिए, जो ये इन्होंने अपनी जो आवश्यकताएं बताई कि इस तरह से जो है उसका क्रम चलता है, तो ये जो इन्होंने अपने सिद्धांत दिए वो मतलब ज्यादा सेटिस्फाई करते थे और लोगों के मुकाबले, इसीलिए ये ज्यादा प्रचलित है। और इसी से आपका क्वेश्चन भी बहुत बार बना हुआ है कि आवश्यकता के सिद्धांत मतलब कुछ लैंग्वेज में दे दिया कि एक लड़की है वो क्लास में इस तरह का व्यवहार करती है, तो वो अपनी किस आवश्यकता के लिए है जो है वो मतलब प्रयास कर रही है, किस आवश्यकता के लिए वो प्रेरित है। ठीक है, आपका ये इसके प्रवर्तक भी आपका एग्जाम में पूछा गया है कि आत्म सिद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया था, उसके प्रतिपादक कौन है, वो अब्राहम मास्लो थे। क्योंकि
जनरली क्या है, इसको आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत ही कहा जाता है, लेकिन आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आवश्यकता का सिद्धांत जो कि अब्राहम मास्लो ने दिया था। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सिद्धांत की, जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपने सुना भी होगा इसके बारे में। इसके जो प्रवर्तक हैं वो मैकडूगल हैं। इन्होंने अपनी एक बुक थी इनकी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने पहली बार जो है मूल प्रवृत्तियों का जो है जिक्र किया था, इसीलिए मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों के जनक के रूप में भी हम कह सकते हैं, जाना जाता है। ठीक है, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी बुक थी ये, और इसी में इन्होंने पहली बार जो है डिस्कस किया था कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। और इन्होंने कहा भी है कि जो मनुष्य का व्यवहार है, अपनी इसी बुक में कहा है कि व्यवहार जो है प्रवृत्त्यात्मक होता है, यानी मूल प्रवृत्तियों पर जो है आधारित होता है, मूल प्रवृत्तियों पर, ठीक है, पर आधारित होता है। हमारी जिस प्रकार की प्रवृत्तियां होंगी, हमारी मूल प्रवृत्तियां जो होंगी, हम उसी प्रकार का जो है व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। इन्होंने कहा है कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो जन्मजात होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति में वो निहित होती हैं और व्यवहार को प्रेरित करती हैं। कि जो उन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताई, 14 प्रकार की इन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताई। इन्होंने कहा कि वो जन्मजात होती हैं, वो मनुष्य के साथ जन्म से ही जुड़ी होती हैं, उसके अंदर निहित होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे अंदर तो मूल प्रवृत्तियां हैं और दूसरे व्यक्ति के अंदर मूल प्रवृत्तियां नहीं हैं। और इन्होंने कहा कि जो हमारी मूल प्रवृत्ति ही है वो ही हमारे व्यवहार को प्रेरित करती है। जिस प्रकार की हमारी मूल प्रवृत्ति जो है प्रभावी होगी, हमारा व्यवहार उसी दिशा में अग्रसर हो जाएगा। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मूल प्रवृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों का जिक्र किया है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी जो है इन्होंने बताई है। पहली बताई है इन्होंने पलायन। जो पलायन की हमारी प्रवृत्ति होती है, हम क्लास में भी देखते हैं कुछ बच्चे जो हैं कक्षा से भाग जाते हैं, वो क्या है, वो पलायन की प्रवृत्ति है उनकी। और वो जो संवेग है वो कौन सा उत्पन्न करती है, भय का। जब हमारे अंदर भय होता है, किसी चीज से हम डरते हैं, तो हमारी कौन सी प्रवृत्ति प्रभावी हो जाती है, हमारी पलायन की, यानी कि भाग जाने की जो है प्रवृत्ति जो है प्रभावी हो जाती है। युयुत्सा से कौन सा जो है संवेग उत्पन्न होता है, क्रोध होता है। निर्वृत्ति, जब हम किसी चीज को देखकर मतलब घृणा का जो है, हमें घृणा आती है किसी चीज से, तो हमारी जो प्रवृत्ति होती है वो निवृत्ति जो है प्रभावी होती है। संतान प्राप्ति हमारे अंदर वात्सल्य का जो संवेग है उत्पन्न करती है, प्रेम भाव का उत्पन्न करती है। शरणागत जब हम होते हैं, शरणागत अगर हमारे पास कोई व्यक्ति मदद मांगने के लिए आता है, तो वो क्या है, हमारे अंदर करुणा का भाव जो है उत्पन्न करती है। काम की इच्छा जो होती है, कामुकता जो संवेग उत्पन्न होता है। जिज्ञासा से आश्चर्य का, जब हम किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, तो हमारे अंदर उसको जानने की जिज्ञासा जो है उत्पन्न हो जाती है। दैन्य यानी कि दीन, गरीब, जो इस तरह का जो भाव होता है। उसमें आत्महीनता, जब हम खुद पर जो है विश्वास छोड़ जाते हैं, हम मतलब खुद से बिल्कुल हमारा विश्वास जो है उठ जाता है कि अब हम कोई कार्य नहीं कर सकते, तो हमारे अंदर कौन सी प्रवृत्ति होती है, दैन्य, दीन। और जो हमारा संवेग होता है वो आत्महीनता के बारे में होते हैं। आत्महीनता होता है कि हम खुद को खो चुके हैं, खुद की जो है हमारे अंदर बिल्कुल विश्वास की जो है कमी हो चुकी है। आत्मगौरव, जब हमारे अंदर की प्रवृत्ति जो हमारी होती है, तो हमारे अंदर स्वाभिमान आ जाता है, आत्म स्वाभिमान हम जिसे बोल सकते हैं। सामूहिकता होता है और एकांकीपन जो होता है। भोजन, जब हमारी प्रवृत्ति जो है भोजन करने की है, तो हमें जो कौन सा संवेग उत्पन्न होता है, भूख वाला, कि हमें भूख का एहसास हो रहा है, तो हमें भोजन करने की जो है इच्छा होने लगती है। इसी तरह इन्होंने स्वामित्व बताया है। स्वामित्व जब हमें हमारी प्रवृत्ति होगी, तो हम संग्रहण करने की जो है हमारा संवेग जो है प्रभावी हो जाएगा। हम किसी चीज का संग्रह करके तभी तो हम स्वामी बन पाते हैं उसकी। तो रचनात्मकता, तो कृति भाव हो जाएगा, यानी कि सृजनात्मक आप बोल सकते हैं इसको, आप सृजनशील हो जाएंगे।
और हास्य जो होता है वो आमोद संवेग को उत्पन्न करता है। ये हमारी 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और 14 हमारे ये संवेग है जो इन मूल प्रवृत्तियों के प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत हुआ। दिया था किसने? मैकडूगल ने दिया था अपनी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक बुक में। इन्होंने पहली बार डिस्कस किया कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। और जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां इन्होंने कहा है कि ईंटों के समान होती है, ईंटों के समान होती है जो मनुष्य के व्यवहार की, जो मनुष्य के व्यवहार की, व्यवहार की संरचना करती है। ठीक है, स्वरूप की संरचना करती है। जिस प्रकार ईंटें मकान को बनाने में मकान का जो एक स्वरूप प्रदान करती हैं, उसी प्रकार जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को एक स्वरूप प्रदान करती हैं। ठीक है, प्रदान करती हैं। तो ये हो गया हमारा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। आपको 1 नंबर में ये बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की, जो है अंतर्नोद का सिद्धांत। अंतर्नोद का सिद्धांत क्या है? ये हल ने प्रतिपादित किया था, शायद क्लार्क हल नाम है इनका पूरा। इन्होंने कहा कि जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न करती है, और उस तनाव को इन्होंने अंतर्नोद का नाम दिया, और उसी के आधार पर जो है इनके सिद्धांत का नाम अंतर्नोद का सिद्धांत जो इन्होंने रखा। इन्होंने यही बताया कि जब भी व्यक्ति को कोई शारीरिक आवश्यकता होती है, ये दैहिक आवश्यकताओं को मानते हैं कि हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं होती है, हमारा जो व्यवहार होता है उसी की प्रतिपूर्ति करने के लिए होता है। हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, तो हम मतलब खाने की तलाश करते हैं, पानी की तलाश करते हैं। तो जो उस दौरान हमारे शरीर में तनाव उत्पन्न होता है वो ही हमारे व्यवहार के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। वही तनाव जो है अंतर्नोद कहलाता है, और वो ही हमारे व्यवहार की जो है प्रेरणा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोत्साहन का सिद्धांत। ये जो है बॉल्स व कॉफमैन ने दिया था। वातावरण में, ये बॉल्स और कॉफमैन कहते हैं कि जो वातावरण में मौजूद वस्तुएं हमारी हैं, हम उन्हीं के आधार पर जो है हमारा व्यवहार होता है। हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों ने घर बनाए हुए, तो क्या होता है कि वे जो घर बने हुए वे हमें भी प्रेरित करते हैं कि हमारा भी जो है घर हो। बहुत सारे लोग जो है जॉब करते हैं, तो उसी के आधार पर हम लोग भी प्रेरित होते हैं कि हमारी भी जॉब होनी चाहिए, या जो भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमें आकर्षित करती रहती हैं, तो हम उसी के आधार पर, उसी को आधार मानकर हम अपना व्यवहार भी करना शुरू कर देते हैं। ये कौन कहते हैं? बॉल्स व कॉफमैन कहते हैं। इन्होंने प्रोत्साहन का सिद्धांत जो है, उन्होंने अपने सिद्धांत का नाम रखा। इन्होंने प्रोत्साहन को 2 रूपों में बांटा है, एक धनात्मक प्रोत्साहन और एक ऋणात्मक प्रोत्साहन। धनात्मक प्रोत्साहन वो होता है जो कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है, ठीक है, और ऋणात्मक जो है हमें कार्य करने से रोकता है। जैसे भाई या तो निंदा हो सकती है हमारी, अगर किसी कार्य को करने से हमारी निंदा होती है तो क्या हम वो कार्य करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये क्या है? ऋणात्मक प्रोत्साहन का जो है कार्य करेगा। जब हमें किसी चीज से तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, चिंता हमारी होती है, तो क्या है वो हमें मतलब हमें तो लगता है कि अगर हम चिंता करेंगे तो हमारा काम ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन वो क्या है हमारे कार्यशैली पर, हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालती है, और हमारा काम मतलब उस लेवल का नहीं हो पाता जिस लेवल का हम उसे मतलब शांत दिमाग से कर सकते थे। तो इन्होंने प्रोत्साहन को 2 रूपों में बांटा है। एक धनात्मक प्रोत्साहन जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे पुरस्कार हो गया, प्रशंसा हो गई, सम्मान हो गया, तो ये सब क्या है? ये हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और धनात्मक जो है भय, दंड, चिंता, ये सब क्या है? निंदा, ये जो है ऋणात्मक कार्य जो है प्रोत्साहन का कार्य करेंगे और हमें कार्य करने से रोकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शरीर क्रिया विज्ञान की। मॉर्गन ने दिया था, मॉर्गन मूरे जो 2 मनोवैज्ञानिक कहा जाता है इनको, इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारा जो है डिस्कशन किया है। मॉर्गन कहते हैं कि जो तंत्रिकाओं में होने वाला परिवर्तन है वो ही हमारे व्यवहार को
प्रेरित करता है। जिस प्रकार की हमारी तंत्रिकाएं होंगी, नर्व जो हमारी होंगी, जैसा उनमें परिवर्तन होता है, जो हार्मोनल चेंजेस हमारे होते हैं, वही सब क्या है हमारे परिवर्तन जो व्यवहार को प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार का हमारी तंत्रिकाओं में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार का जो है व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, ये हमारे 5 सिद्धांत हो गए। एक सिद्धांत हमारा बचता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, फिर उसकी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है वो भी। बात कर लेते हैं अपने अंतिम सिद्धांत की, जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ये ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के। इन्होंने कहा कि जो हमारा व्यवहार होता है, व्यवहार क्या होता है हमारा? व्यवहार मूल प्रवृत्तियों प्लस अचेतन मन का जो है संयुक्त जो है परिणाम होता है। जो हमारे अचेतन मन में चीजें चलती रहती हैं, उनके साथ जो मूल प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया जो है, मान लीजिए आप कि उन दोनों के फलस्वरूप जो है हमारा व्यवहार हमें मिलता है परिणाम के रूप में। जब हमारी मूल प्रवृत्तियां और अचेतन मन में जो हमारी इच्छाएं दमित हैं, अचेतन मन में कौन सी जो मतलब हम पूरी नहीं कर पाते, वो इच्छाएं कहाँ रह जाती हैं? हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारा व्यवहार मूल प्रवृत्तियों प्लस अचेतन मन की जो क्रिया होती है, उन दोनों का परिणाम होता है। इन्हें गंदा मनोवैज्ञानिक या और निदानात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। जो सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा कि जो हमारी अभिप्रेरणा है वो हमें कहाँ से मिलती है। एक तो इन्होंने मूल प्रवृत्तियों से बताया कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं हमारी, वो हमें प्रेरित करती हैं, और साथ में हमारा जो अचेतन मन में दमित इच्छाएं हैं हमारी, वो भी हमें व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करती हैं। मूल प्रवृत्तियों की इन्होंने बात की, इन्होंने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। एक को नाम दिया इन्होंने जीवन मूल प्रवृत्तियां, और एक को नाम दिया इन्होंने मृत्यु मूल प्रवृत्तियां। जीवन मूल प्रवृत्तियों को इन्होंने इरोज कहा और मृत्यु मूल प्रवृत्तियों को इन्होंने थेनोटोज कहा। जो ये जीवन मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो संरचनात्मक होती हैं, वो हमें अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ में जो मृत्यु मूल प्रवृत्तियां हैं वो विध्वंसकारी होती हैं, विनाशकारी होती हैं, वो हमें जो हम गलत दिशा में चलते हैं वो हमें उस कार्यों को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कई बार हम बच्चे सुनते हैं कि सुसाइड कर लिया, तो वो क्या होता है? वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति के जो है कारण होता है। जीवन मूल प्रवृत्तियों पर जब हमारा आधारित होते हैं, हम शील गुण, शांति, विनम्रता, ये सब हमारे अंदर जो है होती है। हम बड़ी सादगी से अपना जीवन जो है जीना पसंद करते हैं। वो किसके कारण होता है? वो हमारी जीवन जो मूल प्रवृत्तियां होती है, जो हमें जीवन जीने को प्रेरित करती हैं। और मृत्यु मूल प्रवृत्तियां जो हमें विनाश की ओर लेकर चलती हैं, वो थेनोटोज या और विध्वंसकारी जो है हमारे जो कार्य होते हैं, वो हम किसके आधार पर करते हैं? मृत्यु मूल प्रवृत्तियों के आधार पर जो है करते हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने ये कहा कि जो हमारा व्यवहार है वो अभिप्रेरित है किसके कारण? वो है मूल प्रवृत्तियों प्लस अचेतन मन की जो परस्पर उनका जो सहयोग है। अचेतन मन में जो हमारी दमित इच्छाएं होती हैं, हम उनको पूरा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और वो क्या है? हमारी मूल प्रवृत्तियों के साथ सहयोग करके हमारा जो है व्यवहार एक परिणाम के रूप में हमें देखने को मिलता है। मूल प्रवृत्तियों को इन्होंने 2 भागों में बांटा, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्तियां हमें संरचनात्मक कार्य करने को प्रेरित करती हैं, और मृत्यु मूल प्रवृत्तियां विध्वंसकारी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं। आपको एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।